Hello bachon, let's read the question. The question is unpolarized light of intensity I passes through an ideal polarizer A. Another identical polarizer B is placed behind A. The intensity of light beyond B is found to be I by 2. Now another identical polarizer C is placed between A and B. The intensity beyond B is now found to be I by 8. The angle between polarizer A and C, तो A और C के बीच में क्या एंगल बनेगा वो हमें बताना है। तो देखिए इसके की कॉन्सेप्ट में जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम किसी लाइट के बीच में पोलराइजर रखते हैं तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है, जब भी कोई लाइट पास होगी पोलराइजर से, लाइट जब पास होती है, पास फ्रॉम पोलराइजर, तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। इंटेंसिटी जो होती है वो हाफ हो जाती है, हाफ इंटेंसिटी। इसका मतलब जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट इस ए से पास हुई होगी, ये मेरा हो गया ए, इससे जब लाइट पास हुई होगी तो यहाँ पर इंटेंसिटी आई थी, इससे पास होने के बाद इंटेंसिटी आई बाई 2 हो गई होगी, है ना। और अगर इंटेंसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब दोनों जो पोलराइजर हैं वो क्या है, पैरेलल है। ये तभी पॉसिबल है क्योंकि जैसे इस तरह से रखा है और दूसरा पोलराइजर भी इसी तरह से रखा है, तो जो लाइट इस तरह से इससे जाएगी वही सेम लाइट यहाँ से निकल जाएगी। तो अगर चेंज नहीं हो रहा है इंटेंसिटी में, नो चेंज इन इंटेंसिटी, इसका मतलब जो दोनों पोलराइजर हैं, बोथ पोलराइजर आर पैरेलल, तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, ये इसका की कॉन्सेप्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं, और इसके की कॉन्सेप्ट में एक आपको मेलस लॉ याद रखना है। हम पोलराइजेशन के लिए क्या यूज करते हैं, मेलस लॉ। अब मैंने बताया कि आई इंटेंसिटी की लाइट आ रही थी जो कि अनपोलराइज थी, वो ए पोलराइजर से निकली तो उसकी इंटेंसिटी आई बाई 2 हो गई होगी। अब उन्होंने क्या किया है, बी पोलराइजर को भी रख दिया है बिहाइंड ए, और उसकी बी से जो लाइट निकली उसकी इंटेंसिटी भी क्या आई है, ए बाई 2 आई है। इसका मतलब इंटेंसिटी जो है, यही वाली लाइट आई बाई 2 वाली यहाँ से गई होगी और ये बी हो गया, और यहाँ पर भी इंटेंसिटी हमको कितनी मिली है, आई बाई 2 मिली है। इंटेंसिटी में चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो ए और बी है वो क्या है, पैरेलल है। और जब ये पैरेलल होते हैं तो इनके बीच का जो एंगल होता है थीटा, वो क्या होगा, 0 होगा। तो एक तो हमने डायरेक्ट ही निकाल दिया एंगल थीटा, दूसरा आप मेलस लॉ से निकाल सकते हैं। जब मैं मेलस लॉ अप्लाई करूंगी, मेलस लॉ, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा जो होता है वो दोनों पोलराइजर के बीच का क्या होता है, एंगल होता है। आई जो होती है वो फाइनल इंटेंसिटी होती है, और आई नॉट उस लाइट की इंटेंसिटी होती है जो फर्स्ट पोलराइजर से पास हो रही है। ठीक है, और ये थीटा एंगल जो है वो ए और बी के बीच का एंगल है। तो ये आई बाई 2 है जो लाइट बी से निकल रही थी, और बी के बाद जो हमें मिली उसकी इंटेंसिटी भी आई बाई 2 थी, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बिटवीन ए एंड बी। तो आई बाई टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरा कॉस स्क्वायर थीटा जो आया है वो 1 आया है। इसका मतलब मेरा जो थीटा आया है वो क्या आया है, वो 1 कब होगा, जब एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो एक मैंने इस तरह से निकाल दिया कि ए और बी के बीच में जो एंगल आ रहा है वो 0 आ रहा है, मतलब ए और बी क्या है, पैरेलल है, इसीलिए उनकी इंटेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। अब हमने क्या किया है, एक तीसरा पोलराइजर लिया जिसको हमने ए और बी के बीच में रख दिया है। उससे क्या हुआ, जो रिजल्टेंट आया है, सी की जो इंटेंसिटी आई है वो 1/8 हो गई है। तो अब ए से जो इंटेंसिटी निकल रही थी वो तो आई बाई 2 थी, सी की जो इंटेंसिटी थी वो हमने मान ली आई सी है जो हमें नहीं पता है, और जो बी से अब इंटेंसिटी निकल रही है वो कितनी हो गई है, आई बाई 8 हो गई है। जब हमने क्या रखा है, ये ए था मेरे पास, ये बी था मेरे पास, और इन दोनों के बीच में मैंने कोई सी एक और रख दिया है। ठीक है, इस तरह से ये दोनों जो थे वो क्या थे, पैरेलल थे। ए और बी जो थे एक दूसरे के साथ क्या थे, पैरेलल थे, और ये सी वाला मैंने इन दोनों के बीच में और रख दिया है। तो मैं वापस से मेलस लॉ अप्लाई करूंगी, तो जब मैं सी और बी के बीच में मेलस लॉ अप्लाई करूंगी, इन दोनों के बीच में, ठीक है, मेलस लॉ बिटवीन सी एंड बी, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, जो बी से लाइट आ उसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई है, आई बाई 8 हो गई है। सी की इंटेंसिटी हमें पता नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, तो अब जब हमने डाटा को एनालाइज किया है तो हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा पोलराइजर सी है वो दोनों पोलराइजर के साथ कोई एंगल बना रहा होगा, और ए और बी तो मेरे पैरेलल हैं, तो जो थीटा ए सी होगा और जो थीटा बी सी होगा
वो तो मेरा क्या होगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। मैंने ये मान लिया कि ए जो सी के साथ एंगल बना रहा है और बी जो सी के साथ एंगल बना रहा है वो बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों जो है क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो पैरेलल होंगे तो एंगल जो बनाएंगे किसी तीसरी चीज के साथ वो बराबर होगा। तो ये जो एंगल थीटा बी सी है, ये इसको मैं थीटा ए सी भी लिख सकती हूँ। तो अब मैं लिख सकती हूँ कि दैट I/8 इक्वल्स टू, इक्वेशन से हमें ये मिल जाएगा कि ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन मैं पुट कर देती हूँ, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, I/2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये तो हो जाएगा I/4, आई कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 बचेगा मेरे पास, दैट इज इक्वल्स टू कॉस 4 थीटा। तो जब इसको हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, रूट ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगी, कॉस स्क्वायर थीटा हाफ आ रहा है, इसका मतलब कॉस थीटा जो मेरा होगा वो कितना होगा, 1/√2 होगा। और जब कॉस थीटा 1/√2 है, दैट मीन्स मेरा थीटा जो है वो कितना है, 45 डिग्री है। और ये जो थीटा था वो एंगल बिटवीन ए एंड सी या बी एंड सी था, दोनों बराबर थे। तो मैं कह सकती हूँ कि ए और सी के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।